हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन में बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए दोस्तों, सीरीज का अर्थ होता है किसी को भी, जब हम किसी भी राशि को किसी न किसी क्रम में लगा देते हैं तो एक सीरीज हमको प्राप्त होती है। एक हमको सीरीज प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक सीरीज आपको दिख रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को के सापेक्ष हमको ये देखना है कि किस धातु का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये अकेले ज्ञात करना आसान नहीं था। तो इसके लिए ही हम लोगों ने C का निर्माण किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। और इस C की सहायता से उस धातु के इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, जोड़ दिया था और गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। तो इसके जो मानक अपचयन विभव था, हम लोगों ने इसको क्या माना था, 0 वोल्ट माना था। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आता था उससे कहा जाता था कि वह इस एलिमेंट का मानक अपचयन विभव है। अब आप कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये IUPAC ने मानक अपचयन विभव को ही मतलब ये माना है कि किसी भी एलिमेंट का मानक अपचयन विभव के रूप में ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर किसी भी एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हम मानक अपचयन विभव मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल आपको यहाँ पर बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब हम किसी तत्व का मानक अपचयन विभव अकेले नहीं ज्ञात कर सकते थे तो उसके लिए ही हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया था। और इससे जोड़कर सभी तत्वों का जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं उनके मतलब आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव को क्या किया गया दोस्तों, ज्ञात किया गया। अब जब इस मानक अपचयन विभव को इन तत्वों के मानक अपचयन विभव को इनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो एक सीरीज प्राप्त हुई जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि जब अपचयन विभव के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, पढ़िए। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे और भी कई तत्व आ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स थे उन्हीं को भी यहाँ पे लिखा गया है। आने को बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, कुछ एलिमेंट को यहाँ पे स्किप आउट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एलिमेंट हैं उनके
मानक अपचयन विभव लिखे गए हैं और ये क्रम निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मानक अपचयन विभव का। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई क्यों गई, इसका उपयोग क्या है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और मानक अपचयन विभव निकाला कैसे गया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उस तत्व को जोड़ के, है ना, जैसे हमने मैग्नीशियम लिया और इधर क्या लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, उसको जोड़ दिया, तो जो गैल्वेनोमीटर पर जो वैल्यू दिख के आई उसको हमने क्या कर दिया, नोट डाउन कर लिया। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व था उसका मानक अपचयन विभव उतना ही क्या आया, कम आया। मानक अपचयन विभव उतना ही क्या आया दोस्तों, कम आया। इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व था उसका आप कह सकते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। परंतु IUPAC ने मानक अपचयन विभव को ही स्टैंडर्ड माना हुआ है कि इसी के आधार पर हमको क्या करना है, तत्वों को बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए ही हम लोग मानक अपचयन विभव को ही सर्वोपरि मान के काम करते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा आप, साफ साफ आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे जो है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम है वो है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, इसके बाद आपका ये टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो ये इसी क्रम में आपको क्या करना है दोस्तों, याद करना है। याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स आपको YouTube पे मिल जाएंगी, बट आई डोंट बिलीव इन ट्रिक्स, क्योंकि ये ट्रिक्स कभी भी आपको भूल सकती है। तो आप इसको पार्ट बाय पार्ट फरकेट करके याद कर लीजिए, पार्ट बाय पार्ट। जैसे आप पहली बार आप यहाँ तक याद कर लीजिए, दूसरी बार आप यहाँ तक याद कर लीजिए, तीसरी बार आप पूरा खत्म कर लीजिए। जैसे पहली बार लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, हाँ, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, यहाँ तक आप याद कर लिए। फिर आप जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड और हाइड्रोजन, यहाँ तक याद कर लिए। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं ये चार नीचे जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इस तरीके से याद कर लीजिए। इनकी वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये आपको सीरियल से याद रहेगा, तो इनकी वैल्यूज़ भी आपको समहाउ तो कुछ ना कुछ याद ही रहेगा कि हाँ इसका ऊपर था तो ये ज़्यादा माइनस में था, है ना। जैसे इसका -3.05 वोल्ट है, पोटेशियम का -2.92 वोल्ट है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का क्या है, 0.0 वोल्ट है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का 0.0 वोल्ट माना ही था। और यहाँ पर नीचे आपको जो है सबसे जो ज़्यादा मानक अपचयन विभव दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, गोल्ड का दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों क्लोरीन का आता है, फ्लोरीन का होता है। पूरी आप कहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम जो सबसे ज़्यादा मानक अपचयन विभव होता है, सबसे ज़्यादा SRP किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव किसका होता है दोस्तों, वो फ्लोरीन का होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आखिर यूज़ क्या है, पढ़ने को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है। तो यूज़ पहला क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, धातु आयनों की अपचयित होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। धातु आयनों की अपचयित होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। अपचयन किसे कहते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में बड़ी आसानी है, तो कह सकते हैं इधर ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप सपोज करो लिथियम है,
लिथियम यदि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा दोस्तों, बाहर निकाल के Li+ बनाएगा तो वो हीलियम जैसा हो जाएगा। तो इसको ये करना आसान समझेगा, ये करने में, ये करना लिथियम थोड़ा सा कम या मुश्किल समझेगा, लेकिन ये करना आसान समझेगा। मतलब लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके वापस लिथियम जैसा बन जाना नहीं चाहेगा, लेकिन लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को दे के पॉजिटिव बन के हीलियम जैसा बनना चाहेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, कम होने का चांस है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने का चांस है। तो ये क्रम धीरे धीरे नीचे 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 जाते जाएंगे तो अपचयन क्या होता जाएगा, मतलब रिडक्शन का जो ट्रेंड है या आप कह सकते हैं जो क्षमता है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, लेकिन ऊपर ऊपर क्या है, बहुत ही कम है। तो ऐसे नीचे अगर हम जाएं तो कह सकते हैं कि धातु आयनों के अपचयित होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। तो ऊपर वाले तो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीकृत हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीकरण यहाँ पे देखिए, धातु की ऑक्सीकृत होने की घटती प्रवृत्ति, धातु की ऑक्सीकृत होने की घटती प्रवृत्ति। सबसे जो ऊपर वाले क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीकृत हो रहे हैं, लेकिन उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे ज़्यादा अपचयित हो रहे हैं, ज़्यादा अपचयित हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा अपचयित हो रही है ऊपर से नीचे जाने पे, तो ऑब्वियसली वह जो है ऊपर से नीचे जाने पर कम ऑक्सीकृत होगी। तो इसीलिए कहा गया धातु आयनों की अपचयित होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। तो यहाँ पर है धातु आयनों की ऑक्सीकृत होने की घटती हुई प्रवृत्ति। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है कि सबसे जो ऊपर वाला धातु है जिसका मानक अपचयन विभव बहुत ही ज़्यादा कम है, वह ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, वह ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो कह सकते हैं कि धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता। अगला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण होगा, तो वह दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा। वह दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा। वह क्योंकि दूसरे का अपचयन कर रहा है, तो जो मतलब ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, यह दूसरे का क्या कर रहा है दोस्तों, अपचयन कर रहा है। तो दूसरे का ये अपचयन कर रहा है, तो इसका गुण क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। इसका गुण क्या है कि दूसरे का अपचयन करना, दूसरे का अपचयन करना, लेकिन उस अपचयन को करने के लिए ये खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है। तो इसके इस अपचयन करने के गुण के कारण ही इसे अपचायक कहेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके लिथियम प्लस बन रहा है, और मैंने बोला कि यह काम बड़ी ही तेज़ी से हो रहा है, ऊपर वाले में ही बताया, यह काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लिथियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, लिथियम का ऑक्सीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो अगर लिथियम का ऑक्सीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को लिथियम बहुत ही तेज़ी से देगा और उसका अपचयन हो जाएगा। तो लिथियम को कहेंगे यह बढ़िया अपचायक है, यह बढ़िया अपचायक है। मतलब किसी भी तत्व का जितना ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीकरण होगा वह उतना बढ़िया अपचायक होगा, क्योंकि उससे के द्वारा निकले गए इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का अपचयन कर देंगे। तो कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण तेज़ी में होगा वह एक अपचायक गुण तेज़ी से प्रदर्शित करने वाला है। तो इन लोगों का ऑक्सीकरण ऊपर वालों का क्या हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। तो इनकी अपचायक क्षमता क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। इनकी अपचायक क्षमता क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे इनकी अपचायक क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे नोट किया गया है धातु की घटती हुई अपचायक क्षमता, धातु की घटती हुई अपचायक क्षमता। तो कह सकते हैं दोस्तों
कि जो हमको श्रेणी प्राप्त हुई है उसके आधार पे हमने ये देखा कि किस तरीके से धातु आयन उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में सजाए गए हैं, और उससे जो श्रेणी प्राप्त हुई उससे हम क्या किए हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु ज़्यादा अपचायक क्षमता प्रदर्शित करने वाला है, कौन की धातु का ज़्यादा ऑक्सीकरण होने वाला है। इन सारी बातों का प्रेडिक्शन हम विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के कर सकते हैं। अगर इसके कुछ अनुप्रयोग की बात करें, है ना, यूज़ की बात करें, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज उपयोग ऑफ विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप जरा समझिएगा पहला पॉइंट क्या हो सकता है। पहला पॉइंट दोस्तों हो सकता है कि धातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता ज्ञात करने में, क्या ये बात नहीं कह सकते हैं धातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता ज्ञात करने में, कि मतलब जो ऊपर स्थित धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति क्या है, ज़्यादा है। अर्थात कह सकते हैं कि जो धातु का मानक अपचयन विभव कम है वह ज़्यादा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट कह सकते हैं धातुओं की क्रियाशीलता में, फिर से वही बात दोस्तों, जो ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, वह ज़्यादा अभिक्रियाशील भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा कम है वह ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि ABCD नामक 4 धातुएं हैं, इनकी मानक अपचयन विभव क्रमशः -1.66, -1.26, 0.34 और आप कह सकते हैं कि 0.48। ये ABCD 4 धातुएं हैं, इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने हैं। तो अब आप सोचो कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि जिसका मानक अपचयन विभव माइनस में होगा ज़्यादा, मतलब जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वह क्या होगा, ज़्यादा अभिक्रियाशील होने वाला है। तो इसमें आप देखिए A का मानक अपचयन विभव क्या है, सबसे कम है, तो यही क्या है दोस्तों, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यही क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है और नीचे बढ़ने पर अभिक्रियाशीलता घटती है क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पे आपसे हम तो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा, इसकी जानकारी, इसकी गणना हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से कर सकते हैं। ये क्या बात हो गई, जरा इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, हमारे पास क्या है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने सोडियम से करवा दी। चूँकि सोडियम काफ़ी ऊपर स्थित धातु है, इसका मानक अपचयन विभव कम है, तो इसका मतलब यह ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जैसे ही हम इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को छुट्टी कर देगा और खुद हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा और ये बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन इलिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। लेकिन यही अभिक्रिया यदि आप कॉपर के साथ करवाएंगे तो नहीं होगी। यही अभिक्रिया आप Hg के साथ करवाएंगे तो भी नहीं होगी। मतलब जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं
वह तो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगी, और जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं वो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। इसकी भी जानकारी हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दोस्तों क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, तो अगले पॉइंट की बात कर सकते हैं, नंबर 4, अपचायक क्षमता ज्ञात करने में। तो दोस्तों किस धातु का ज़्यादा अपचायक क्षमता होगा, इसकी भी गणना हम लोग कर सकते थे। इससे पहले मैंने चर्चा किया कि जिसका मानक अपचयन विभव बहुत कम होगा उसकी अपचायक क्षमता क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो जो ऊपर स्थित धातुएं हैं उनकी अपचायक क्षमता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और कह सकते हैं कि वह ज़्यादा किसी का अपचयन करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाया कैसे गया, धातुओं के या तत्वों के बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव को रखा गया। मानक अपचयन विभव दोस्तों निकाला कैसा गया, तो मैंने आपको बताया था कि मानक अपचयन विभव निकालने के लिए हम लोगों ने सी का यूज़ किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। उससे जोड़ के मानक अपचयन विभव निकाले और उनको एक क्रम में रख दिया, जिससे विद्युत रासायनिक श्रेणी बन गई। और विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से तमाम इन चीज़ों को हम लोग क्या किया, जानकारी प्राप्त किया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे नॉर्स इक्वेशन और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन